तो प्रतिष्ठित आयनिक लक्षण ज्ञात करने का तरीका होता है कि 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN की स्क्वायर होता है प्रतिष्ठित आयनिक लक्षण। तो प्रतिष्ठित आयनिक रिएक्टर क्या होता है? 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN की स्क्वायर। डेल्टा EN क्या है? यहाँ पर विद्युत ऋणता का अंतर होता है। यह सूत्र हेनरी समाइथ ने दिया था। इस सूत्र को हेनरी समाइथ का सूत्र कहा जाता है। इसके अलावा कोई भी आयनिक है या नहीं है, उसकी गणना के अन्य तरीके भी EN के आधार पर है, वो भी बताएंगे आपको। तो जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पर लें कि LiCl है, ये क्वेश्चन के रूप में आ जाए। मान लो आपके LiCl कितने प्रतिशत आयनिक है, कितने प्रतिशत आयनिक है, वह कितने प्रतिशत सहसंयोजक है LiCl। तो कैसे पता चलेगा आपको कि LiCl कितने प्रतिशत आयनिक है? तो आपको इनकी विद्युतीयता का अंतर ले लो। लिथियम की EN होती है, यानी कि EN ऑफ लिथियम है वो होती है 1 और EN ऑफ क्लोरीन होती है वो होती है 3। तो डेल्टा EN यानी कि यहाँ पर विद्युतीयता का अंतर क्या हो जाएगा? डेल्टा EN 3 - 1 = 2। तो विद्युत ऋणता का अंतर क्या है? यहाँ पर लिथियम की विद्युत ऋणता 1 है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3 है, तो विद्युत ऋणता का अंतर हो गया यहाँ पर 2। यानी कि डेल्टा EN का मान क्या रख दोगे? यहाँ पर 2। डेल्टा EN का मान 2 रख दोगे तो प्रतिशत आयनिक लक्षण क्या आ जाएगा? प्रतिशत आयनिक लक्षण है वो आ जाएगा 16 इंटू डेल्टा EN का मान 2 प्लस 3.5 डेल्टा EN 2 है तो 2 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो 16 दूआ 32 प्लस 2 दूआ 4 और 35 दूआ 70 7 दूआ 14। तो ये आ जाएगा 46% क्या है? आयनिक लक्षण रखता है। यानी कि LiCl है, हेनरी समाइथ के सूत्र के हिसाब से निकालोगे तो ये कितने प्रतिशत आयनिक है? 46% आयनिक है। तो यानी कि कोई भी कंपाउंड कितने प्रतिशत आयनिक है, इसका पता आपको हेनरी समाइथ के सूत्र की सहायता से, विद्युत ऋणता से पता चल जाता है। जैसे मान लो दुनिया में सबसे अधिक आयनिक कोई होगा तो वो होता है CSF, क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन के रूप में दे दें, CSF में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण है। तो CSF से अधिक कोई और ज़्यादा आयनिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सीजियम सबसे कम विद्युतरणीय है। सीजियम की विद्युतता 0.7 होती है, वो क्या होती है? आवर्त सारणी में सबसे कम होती है। और फ्लोरीन की विद्युतता होती है वो 4 होती है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। तो विद्युत ऋणता का अंतर कितना हो गया? डेल्टा EN बराबर है 4 - 0.7 यानी कि 3.3 और विद्युत ऋणता का अंतर 3.3 है। तो प्रतिशत आयनिक लक्षण आप ज्ञात कर लो, क्योंकि प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने के लिए हेनरी समाइथ का सूत्र लगा दो कि 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN की स्क्वायर। और डेल्टा EN का मान कितना है यहाँ पर? 3.3 प्लस 3.5 इंटू 3.3 की स्क्वायर। तो इसको हल करते हो तो आता है 90.91, यानी कि 90.91% आयनिक लक्षण रखता है CSF।
यानी कि इससे ज़्यादा कोई भी आयनिक लक्षण रखने वाला कंपाउंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणीय है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणीय है, यानी विद्युत ऋणता का अंतर इससे ज़्यादा 3.3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये एनी समाहित के अनुसार है। तो एनी समाहित का सूत्र पूर्णतः सही हो ये आवश्यक नहीं है, अलग अलग वैज्ञानिकों के सूत्र अलग अलग हैं और यहाँ पर ये मान आया है ये एनी समाहित के अनुसार है। तो अपने सीधा ही क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आपको ऐसे देख कह दिया जाए कि ये आयनिक है या सहसंयोजक है, इसके लिए आप इस प्रकार से ध्यान रखना कि यदि विद्युत ऋणता का अंतर, विद्युत ऋणता के अंतर को अपने डेल्टा एन से लिख दिया, यदि विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 से अधिक है, आप विद्युत ऋणता का अंतर निकाल कर देख लो, यदि विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 से अधिक है तो वह कंपाउंड आयनिक होता है। यदि विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 से अधिक है तो वह कंपाउंड आयनिक होता है, और यदि विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 से कम है, 1.7 से कम है तो वह कंपाउंड क्या होता है? सहसंयोजक होता है। वो कंपाउंड कैसा होता है? सहसंयोजक होता है। आयनिक 1.7 से अधिक और 1.7 से कम है तो वो क्या होता है? कोवलेंट होता है, सहसंयोजक होता है। और यदि विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 से ज्यादा तो आयनिक, 1.7 से कम तो सहसंयोजक। 1.7 हो तो 1.7 वाले के लिए आप बताना कि 1.7 वाला है तो बीच बिचाले का रह जाएगा, यानी कि 50% आयनिक लक्षण रखेगा और 50% ही क्या रखेगा? सहसंयोजक लक्षण रखेगा। यानी कि आयनिक होगा वो भी 50%, कोवलेंट होगा वो भी 50% होगा। यानी कि डेल्टा एन का मान 1.7 है तो 50% आयनिक होगा और 50% सहसंयोजक होगा। इस प्रकार से यदि विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होता है तो जल अपघटन हो जाता है, और विद्युत ऋणता का अंतर कम होता है तो जल अपघटन नहीं होता। जैसे BCl3 है, यहां पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है वो 3 होती है, और बोरोन की विद्युत ऋणता होती है वो 2 होती है। विद्युत ऋणता का अंतर डेल्टा En का मान क्या है? 1 है। विद्युत ऋणता का अंतर 1 या 1 से अधिक होता है तो जल अपघटन बड़ा आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर जल के साथ क्रिया करा देंगे। जल का सूत्र HOH। जल HCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये HCl जाता हुआ और ये भाग गया है HCl, तो B के साथ पहले जहां जहां Cl जुड़ा था अब वहां वहां OH आ चुका है, और HCl है वो बाहर निकल कर भाग गए हैं 3 HCl, और ये बन गया है B के साथ OH जुड़ चुके हैं 3, और B के साथ जब 3 OH जुड़ जाते हैं तो इसे कहा जाता है H कितने 3, O कितने 3, एक क्या है B, तो इसे कहा जाता है H3BO3, और H3BO3 होता है बोरिक अम्ल, और बोरिक अम्ल होता है, इसकी प्रवृत्ति हल्की एंटीसेप्टिक होती है। ये कैसा होता है? एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। तो एक तो ये जो केरम आता है, केरम के बारे में आप जानते हो, केरम इस प्रकार का सा एक खेल होता है। केरम के अंदर इस प्रकार से छोटी छोटी गोटियां होती है, इसको इसके अंदर डालना होता है। तो इस केरम के खेल के अंदर एक पाउडर जो काम में लिया जाता है, पाउडर वो क्या होता है?
H3BO3 यानी कि बोरिक अम्ल का होता है। इसके अलावा जो आँखें अपने धोने के लिए काम में लेते हैं वो भी बोरिक एसिड का पाउडर होता है। जैसे अपनी आँखों में कोई एलर्जी वगैरह या कोई दिक्कत हो जाए तो बोरिक एसिड का पाउडर काम में लिया जाता है। या फिर अपने छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं आँख में डालने वाले, वो भी क्या होते हैं, बोरिक एसिड के होते हैं। तो बोरिक एसिड क्या काम आता है ये भी ध्यान में आ गया। ये हल्का एसिडिक होता है, वीक एसिड नेचर का होता है ये, और एंटीसेप्टिक प्रवृत्ति होती है इसकी। इसके अलावा जैसे मान लो Cl2O का जल अपघटन करवाना चाहें तो अपने यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युतीनता होती है वो 3.5 होती है, जबकि क्लोरीन की विद्युतीनता होती है वो 3 होती है। तो यानी कि विद्युतीनता का अंतर बहुत ही कम। तो यहाँ पर जल अपघटन हो तो जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा, और यहाँ से बाहर निकल गया HOCl। एक HOCl क्या हो गया यहाँ से, HOCl, एक HOCl बन गया, और HOCl ही क्या रह गया, बाकी रह गया। तो HOCl के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यानी कि अब देखो एक ही जल के अणु ने क्रिया की, एक जल का अणु और निकल सकता था, लेकिन विद्युतीनता में इतना अंतर नहीं है कि दोनों के दोनों HCl क्रिया कर ले। तो यहाँ पर एक ही जल ने क्रिया की है, क्योंकि यहाँ पर विद्युतीनता का अंतर क्या है, कम है। तो अपने पहले कम विद्युतीर्ण को लिखा जाता है, फिर बाद में अधिक विद्युतीर्ण को लिखा जाता है। जैसे मान लो HF है तो पहले H को लिखा, H की विद्युतीनता कम है 2.1 और फ्लोरीन की विद्युतीनता ज्यादा है, कितनी, 4। जैसे HCl है, कम विद्युतीर्ण को पहले, ज्यादा विद्युतीर्ण को बाद में। जैसे HBr है तो इसकी 2.1 है, इसकी 2.8 है, इसकी 2.5 है, इसकी 2.1 है। इसके अलावा जैसे NaCl है तो NaCl ही लिखा जाता है, Cl कभी नहीं लिखते, क्योंकि कम विद्युतीर्ण को पहले लिखने का रिवाज है। तो इसकी 0.9 है, इसकी 3 है। कम विद्युतीर्ण को पहले लिखा जाता है, अधिक विद्युतीर्ण को बाद में लिखा जाता है। जैसे Cl2O है, इसकी 3.5 है, इसकी 3 है। OF2 लिखा जाता है, इसकी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है। यानी कि कम विद्युतीर्ण को पहले व अधिक विद्युतीर्ण को बाद में। और भी एग्जाम्पल है, जैसे BrF3 है, इसकी 4 होती है, इसकी 2.8 होती है। BrF3 ClF है, 3-4 होती है। तो कम विद्युतीर्ण को पहले, अधिक विद्युतीर्ण को बाद में लिखा जाता है। लेकिन कई अपवाद हैं जो पुराने टाइम से चलते आ रही हैं अपवाद, जैसे NH3 नाइट्रोजन की विद्युतीनता ज़्यादा है लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप पहले बिठा दिया। CH4 मेथेन में कार्बन की विद्युतीनता ज़्यादा है लेकिन पहले बिठा दिया। ये अपवाद बहुत पुराने चले आ रहे हैं, इसलिए इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ननडेकेन, डोडेकेन, इस प्रकार के बहुत से अपवाद हैं। बॉन्ड एंगल का निर्धारण भी En के आधार पर हो सकता है। जैसे मान लो एक NH3 है और एक NF3 है, इन दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों में एक एक लोन पेयर होने के कारण इनकी ज्यामिति पिरामिडल होती है। कैसी होती है, देखो इस प्रकार की ज्यामिति होती है और यहाँ पर एक लोन पेयर है। लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं है, और ये बेटा है ऐसे ही ऊपर लोन पेयर ज्यामिति निर्माण में इसके का कोई योगदान नहीं है, और ये ऊपर बैठा बेटा ऐसे ही हंस रहा है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार NF3 के अंदर NF3 की भी ज्यामिति पिरामिडीय होती है। यहाँ पर फ्लोरीन है और इसका अंदर लोन पेयर है। लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान होता नहीं। ये रहे लोन पेयर, और इस प्रकार से ये दोनों की ज्यामिति कैसी निकली, पिरामिडीय निकली। अब देखो नाइट्रोजन की विद्युतीनता 3 है, यहाँ वाले नाइट्रोजन की भी 3 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, इस वाले फ्लोरीन की कितनी है, 4 है। विद्युतीनता यहाँ पर फ्लोरीन की ज़्यादा, तो बंद के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास रहेंगे। यहाँ पर बंद के इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की विद्युतीनता ज़्यादा है तो बंद के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के नज़दीक रहेंगे,
और नाइट्रोजन के नज़दीक अधिक रहेंगे। तो ये कंडीशन आ गई, बंध के इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा किसके नज़दीक है। अब देखो बंध कोण किसका ज़्यादा होगा, आप गैस करो किसका ज़्यादा हो सकता है। हुआ क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज नेगेटिव पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, नज़दीक नज़दीक आ गए, तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे को धक्का देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसका बंध कोण बढ़ जाएगा। और नाइट्रो NH3 का बंध कोण आप जानते हो 106 डिग्री 45 मिनट का होता है, जबकि NF3 का बंध कोण कम होता है इसकी तुलना में। कारण क्या है, NH3 का बंध कोण ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन हुआ है, जबकि तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सॉरी यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हुआ है। लोन पेयर तो अकेला था, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन हो रहा है, यानी कि LP तो अकेला ही है, तो LP तो हो नहीं सकता, LP BP और BP प्रतिकर्षण यहाँ पर हो रहा है। BP कम होता है, LP BP ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा है ये कम है, लेकिन फिर भी इसकी तुलना में थोड़ा सा ये इसके इलेक्ट्रॉन नज़दीक आने के कारण यहाँ पर रिपल्सन, ये बॉन्ड पे रिपल्सन ज़्यादा हुआ है। बॉन्ड पे रिपल्सन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर बॉन्ड पे के बीच के दूरी बढ़ गई। देखो ये दूरी है, एक तो नज़दीक हो, दूरी कम है तो रिपल्सन ज़्यादा, एक दूर हो गए तो रिपल्सन क्या हुआ, यहाँ पर कम हुआ, जिसके कारण बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया। और वैसे होना इनका चतुष्फल के ज्यामिति है तो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था। 109 डिग्री 28 मिनट का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ऊपर बैठा लोन पेयर है ना, लोन पेयर इनको परेशान करता रहता है, ये प्रतिकर्षण बल लगते हैं, तो इन प्रतिकर्षण बलों के फलस्वरूप बंध कोण का मान क्या आ जाता है, कम आ जाता है। ऐसा अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको VSEPRT कहा जाता है, उसके अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे।